सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब खुश हो और अपने फ्यूचर के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो और मेहनत करते रहो यार, ज़रूरी भी है। तो आज का वीडियो जो है वो मैं एड्रेस करने जा रहा हूँ एक ऐसे जनरेशन को जो कि अभी के टाइम में ना कहीं टीनेज क्रॉस कर रहा है। जनरेशन जी, जेन जी और अल्फ़ा। ठीक, तो इन दोनों को मैं एड्रेस करूँगा और उससे पहले की चीज़ें मैं स्टार्ट करूँ, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के बारे में बताऊँ। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वीडियो देखो। तुम्हारी अदाओं पर मरता हूँ मैं, तुम पर नहीं, तुम्हारी अदाओं पर मरता हूँ। बेटा, मैं ये सिंदूर इसके पिता के लंबी उम्र के लिए लगा रही हूँ। कैसे हो? एक बार धोखा देके चैन नहीं मिला, दोबारा। ठीक है, तो क्वेश्चन इज नॉट अबाउट की राइट और रॉन्ग, बट द क्वेश्चन इज अबाउट की टिल व्हाट डिग्री वी शुड फॉलो दीज थिंग्स। सो स्टे ट्यून और हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। और इंटेंशन ये है कि हर फैमिली में ना आप ये वीडियो फॉरवर्ड करो, इस यूट्यूब वीडियो को, और एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन होना चाहिए। और ये चीज़ रोल प्ले आउट करेगी कैसे, मतलब आने वाले फ्यूचर जनरेशन में चीज़ें दिखेंगी कैसे। वो यूथ कभी ना कभी देश का फ्यूचर बनेगा, ठीक है। उसके कंधे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। तो जिस फेज से अभी वो गुजर रहा है, आने वाला कल कैसा हो सकता है करके, दैट इज़ द ओनली क्वेश्चन, ठीक है। सो स्टे ट्यून। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों की बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या है। वो इंसान कोई चीज़ अगर कर रहा है तो कर क्यों रहा है, उसके पीछे का उसको सोच क्या है करके। तो साइकोलॉजी में हमेशा ऐसा बोला जाता है कि एवरीथिंग साइकोलॉजिकल इज बायोलॉजिकल। देखो, इंसान के बॉडी में ना देयर आर डिफरेंट नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स होते हैं, और उन नर्व सेल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूरोट्रांसमीटर्स। इसीलिए हम पढ़ते भी हैं न्यूरोकेमिस्ट्री। न्यूरोकेमिस्ट्री इज नथिंग बट केमिस्ट्री विच डील्स विद एस्पेक्ट ऑफ बॉडी इन टर्म्स ऑफ हाउ वी थिंक, सेंस एंड फील। तो अब देखो, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं वो जाऊँगा नहीं, इनहिबिटरी हो गया, एक्साइटेटरी हो गया, वो सब अलग हैं। बट जो तीन चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, द फर्स्ट वन इज डोपामिन, सेकंड इज सेरोटोनिन एंड थर्ड वन इज कॉर्टिसोल। ठीक है, हमको कोई चीज़ करना अच्छा लगता है। अगर कोई चीज़ करना अच्छा लग रहा है, ठीक, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी ने डोपामिन सेक्रेट किया, बट ये बहुत शॉर्ट टर्म होता है, ज़्यादा लंबा नहीं होता। एट द सेम टाइम सेरोटोनिन क्या होता है, सेरोटोनिन है ना चिल आउट न्यूरोट्रांसमीटर, चिल कर देता है बॉडी को, ठीक है। मूड हो गया, हंगर हो गया, स्लीप हो गया, ये सबको रेगुलेट करता है सेरोटोनिन। और धीरे धीरे आदमी को वो डोपामिन अगर नहीं मिलता है, वो कंटेंट अगर नहीं मिलता है, डोपामिन सेक्रेशन अगर कम होता है, तो नए नए बीमारी आ जाते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया। अब वो है क्या? स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली ब्रेकडाउन किस टर्म्स में? इमोशनल टर्म्स में हो गया या बिहेवियरल टर्म्स में हो गया, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डोपामिन का एक साइड इफेक्ट है। अब क्या होता है ना यार, देखो, डोपामिन है, डोपामिन के साथ में सेरोटोनिन है, बट कहीं ना कहीं एक बीच में आ जाता है क्रोनिक स्ट्रेस वाले फैक्टर, कॉर्टिसोल जिसको हम बोलते हैं। क्या होता है जब आदमी है ना बहुत काम करता है, तो डोपामिन सेक्रेट अगर हो रहा है, उसको रिवॉर्ड अगर मिल रहा है, एट द सेम टाइम रिवॉर्ड मिलने के साथ साथ ना ये एक्सपेक्टेशंस भी होती है। तो ये एक्सपेक्टेशंस है ना स्ट्रेस जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल कि आपको कोई एक पेपर क्रैक करना है, आप पेपर क्रैक कर जाओगे तो आपको डोपामिन सेक्रेट को मजा आएगा, अच्छा लगेगा फॉर टाइम पीरियड। मगर अगर नहीं कर पाए तो आपको फेलियर का डर भी रहेगा, तो स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। और जब ये स्ट्रेस फैक्टर आता है तो कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल अपना काम दिखाता है और आदमी को क्रॉनिक स्ट्रेस वाले सिचुएशन में ले जाता है। सिमिलरली जब हम सेरोटोनिन की बात करें, सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो लेस सेक्रेट होता है और उस टाइम कॉर्टिसोल एक्टिव होता है, तो कॉर्टिसोल एक्टिवेट होने के कारण आदमी कहीं ऐसी चीज़ें कर लेता है जो एडिक्शन क्रिएट करता है। अगेन एडिक्शन के बाद फिर क्रॉनिक स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है। तो ये तो मतलब बेसिक है, ये होता है हर इंसान के साथ में। तो ये तो मोटा मोटा न्यूरोट्रांसमीटर की बात हो गई। लेकिन व्हेन अ पर्सन हिट्स प्यूबर्टी, तो और भी चीज़ें होती है जो बॉडी सेक्रेट करता है, जिसको हम हार्मोन्स बोलते हैं। नाउ दिस हार्मोनल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी के ऊपर ये पूरा टॉपिक आज चलेगा। देखो, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होता है, इट इज़ अ फास्ट सिस्टम, बट हार्मोन्स क्या होता है ना, वो थोड़ा सा स्लो होता है कंपैरेटिवली। जैसे एड्रेनलिन रश जिसको हम बोलते हैं, ठीक, वो एड्रेनल ग्लैंड है, उसके कारण फिर पैनक्रियास से हमारा इंसुलिन सिक्रेट होता है, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप की चीज़ें ये रेगुलेट करता है। सर्कैडियन रिदम हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, इम्यून सिस्टम हो गया, ग्रोथ हो गया। बेसिकली ग्रोथ से याद आया पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ हो गया, और आपका वो ऑक्सीटोसिन जिसको हम लव हार्मोन बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्लब होती है। ऑलरेडी आपके पास डोपामिन, सेरोटोनिन है, बट क्रोनिक स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल है, और उसके साथ आपके हार्मोन्स भी आ जा रहे हैं, तो ये चीज़ें क्लब हो जाती है। इसका इफेक्ट है ना बहुत हाई होता है। तभी आदमी, देखो, आदमी जब यंग होता है, जब वो टेंडर एज में होता है, तो बहुत सारी चीज़ों के पीछे पागल होता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो मटेरियल्स हो, चाहे कोई सेकंड पर्सन हो,
चाहे वो कोई ड्रीम हो, आदमी है ना बहुत ज़्यादा उस चीज़ के पीछे ना जान देने तक के लिए रेडी रहता है। इट इज़ नॉट अबाउट कि उसकी मेंटालिटी वैसी है, इट इज़ अबाउट बायोलॉजिकल चेंजेस यार। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे BF स्किमर, उनकी एक है ना मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट्स करके एक थीसिस है, उसमें आप देखो, उसमें बहुत अच्छा चीज़ उसने बोला है। द फर्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे काम करता है ऐसे एज में जब हम बहुत हार्मोनल चेंजेस के थ्रू जा रहे हैं। वेरिएबल रिवॉर्ड कैसे काम करता है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कि इंस्टाग्राम ही ले लो, तो आपने अपनी फोटो डाल दी, फोटो डालने के बाद फिर है ना एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे काम करेगा। इंस्टाग्राम भी बहुत चालू है आजकल, मतलब ये देखिए आप, ये एनालिटिक्स का गेम है, पूरा नंबर गेम्स है। कोई लाइक 1 या 2 करेगा ना, आपको नहीं दिखाएगा। एक पर्टिकुलर लाइक के बाद है ना 10-15 लाइक, इतने कमेंट, ऐसे करके अचानक से वो दिखा देते हैं। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 1-2 लाइक से ना आदमी का दिमाग उतना टिक नहीं करेगा, जितना ज़्यादा है ना क्लिक नहीं करेगा, जितना ज़्यादा वो 10-15 लाइक की बात करेगा। तो दिस इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगेन वेरिएबल रिवॉर्ड कैसे काम करता है इसमें? वेरिएबल रिवॉर्ड ऐसे काम करता है कि आपको ये पता नहीं होता है कि आपकी किस फोटो पे किसने क्या कमेंट किया, उसके बाद फिर आपको मैसेज किसका आ रहा है DM में, और अलग अलग लोगों के DM में मैसेज आते हैं। तो ये एक एक्साइटमेंट फैक्टर है। अगेन ये लोग पूरा गेम आपके डोपामिन के साथ ही खेल रहे हैं, क्योंकि डोपामिन इज ए शॉर्ट लिव्ड न्यूरोट्रांसमीटर और उसके सेक्रेशन से आपको अच्छा लगता है, फील गुड फैक्टर आती है। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे कि किसी ने आपको टैग कर दिया, कोई हेट कमेंट कर दिया, कोई बुली कर दिया, नाउ यू आर अगेन, क्योंकि मेंशन वाला ऑप्शन है तो आप उसका रिप्लाई किए बिना नहीं रह सकते। मतलब इन जनरल अगर आप ग्रोन हो, आपके पास विजडम है, तो आप तो उसको छोड़ दोगे, हटा यार मेरे को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। मगर एट टेंडर एज ना आदमी के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, एग्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाली फीलिंग होती है, एपेटाइट होती है बहुत ज़्यादा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना वो बिना किसी को रिप्लाई दिए रह नहीं सकता। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आदमी के दिमाग में कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, फियर, ये सब डालता है। तो इस चक्कर में आदमी और एंगेज हो जाता है, और स्पेशली दिस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग। तो बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आदमी के अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेस हुए वो कैसे उसके बिहेवियर को मोल्ड कर देता है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा लागू होता है जो जेनजी है और जनरेशन अल्फा है, ठीक है। तो हम आज 3 बात करते हैं, 3 फैक्टर की बात करते हैं, जो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ों को समझने के लिए। फर्स्ट वन इज यार कि अफोर्डेबिलिटी। आज के डेट में मनी और अफोर्डेबिलिटी, हर एक पेरेंट्स के पास ना अभी के टाइम में चीज़ें अफोर्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। PPP से हम कैलकुलेट कर देते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से। अमेरिका में जो आदमी अभी के टाइम में खरीदता है, जितने पैसे में जितना सामान वो खरीद लेता है, इंडिया में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी एक आदमी उससे ज़्यादा सामान खरीद लेता है। फॉर एग्जांपल एक बर्गर ले लो, अमेरिका में कितना होगा, $2, 150 रुपये के आसपास। बट इंडिया में वो चीज़ कितना हो जाता है, एक बर्गर हार्डली 50 रुपये, 40 रुपये। तो द थिंग इज कि अभी के टाइम में अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा है। तो अभी के पेरेंट्स है ना सोचते नहीं उतना ज़्यादा खर्च करने से पहले। मतलब अभी के पेरेंट्स कहने का मतलब ये भी मैं बता दें, मैं मिलेनियल्स को बोल रहा हूँ। मिलेनियल्स ऐसे लोग हैं जो लेट 90s से पहले बॉर्न हुए हैं। मिलेनियल्स जब पेरेंट्स बनते हैं, यंग पर्सन हु आर बिकमिंग पेरेंट, दे हैव अफोर्डेबिलिटी, उनके पास पैसे हैं। उनके पास पैसे हैं तो वो चीज़ों के बारे में सोचते नहीं, जो चीज़ें ना रिक्वायर्ड लगती है खरीद लेते हैं। अब हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, अपने बचपन में जाते हैं। अपना बचपन कैसा था? टर्म्स और कंडीशन के साथ हमारे पास चीज़ें आती थी। मुझे याद है कि जैसे बोलते थे कि 12th में इतना बाइक अगर चाहिए तो अपने ग्रेजुएशन को ऐसे क्लियर कर करके, तो देयर वर सर्टेन टर्म्स और कंडीशन। वो टर्म्स और कंडीशन ना आज की डेट में मिसिंग है। अब बच्चे को अगर कुछ चाहिए, मोबाइल चाहिए, टैब चाहिए पढ़ने के लिए, तो बिना टर्म्स और कंडीशन के उसको मिल जाती है। मतलब थोड़ा सा आसान है। नाउ सेकंड थिंग इज एजुकेशन एंड डिजिटाइजेशन। आप कोई भी बड़ा एडुटेक कंपनी उठा के देख लो, उसके बारे में आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे वो लोग बिजनेस करते हैं, कैसे उनका मॉडल्स होता है, कैसे पैसा लेके वापस दिया नहीं जाता। तो द थिंग इज, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वीडियो के माध्यम से पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं होती है। बट ओल्ड स्कूल जो तरीका है ना कि आप 1-on-1 इंटरेक्शन करते हो एक टीचर के साथ, 2-वे कम्युनिकेशन होता है, उससे चीज़ें और क्लियर होती है। और जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, आप ऑनलाइन भी देख के नहीं कर सकते। ऑनलाइन में चेक भी नहीं होता है, टीचर आपको डांट भी नहीं सकते एक लेवल से ऊपर। आप तो एक बटन दबा के सब चीज़ें बंद कर दोगे ना, क्या एक्शन हो सकता है? नथिंग। और कोविड के टाइम के बाद से और ज़्यादा ये सब प्रमोट हो गया, ठीक है। तो एजुकेशन और डिजिटाइजेशन जो अभी के टाइम में मोबाइल और टैब के माध्यम से हो रहा है, ये आदमी क्या है कि इन चीज़ों को ना अवॉइड नहीं कर पा रहा है, इसमें और इन्वॉल्व हो जा रहा है। स्पेशली छोटे बच्चे और ज़्यादा इन सब चीज़ों में इवॉल्व हो जा रहे हैं। नाउ द थर्ड फैक्टर इज नंबर गेम, फेम को लेके, ठीक है। फेम पैंडेमिक आप बोल सकते हैं। देखो हर किसी को है ना जो वो है उससे ज़्यादा उसको दिखाना होता है, क्योंकि सोशल वैलिडेशन चाहिए। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कंपैरिजन फैक्टर
कूट कूट के डाला जा रहा है, क्योंकि हर किसी को पता होता है हर किसी के मतलब दूसरे इंसान के लाइफ में चल क्या रहा है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। सिंपल सी बात है यार, नेट नहीं था तो हमको नहीं पता, हमारे इर्द गिर्द में 10-15 ही लोग होते थे तो अच्छा लगता था कि 10-15 लोग कौन क्या कर रहा है करके, हम नहीं देख रहे थे कि दुनिया में क्या चल रही है। अभी के टाइम में हर कोई कनेक्टेड है। आज का बच्चा वो सब चीज़ देख रहा है जो एक टाइम में ना राजा भी उतना नहीं देखा होगा। ठीक है, हाँ ये जरूरी कि एलईडी स्क्रीन से वो चीज़ें देख रहा है, बट एक राजा भी उतने लोग को एक समय में नहीं देखा होगा जितना आज का बच्चा लोगों को देख रहा है, जान रहा है। ओवरलोड हो रहा है एक छोटे से ब्रेन के ऊपर, तो उसको पता नहीं है कि क्या चीज़ को कैसे परसीव करना है, किन चीज़ों को लेके सीखना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, और इसमें कोई चेक भी नहीं है अभी के टाइम में। और ऐसे टाइम में आदमी जब सोचता है कि मेरे को फेमस होना है, क्या करेगा फिर? ऐसे रील्स बनाएगा जो जिसमें अलग टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं, गाने भी अलग होते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ करते हैं जो चीज़ उनको कूल लगता है। हमारे टाइम में कूलनेस क्या था, मेरे टाइम में क्या था, मैं नागराज का कॉमिक्स पढ़ता था यार, मेरे लिए कूल वही होता था कि मैं डोगा या नागराज को बताऊं अपने दोस्तों को जाके, यही था कूलनेस। बट अभी की जनरेशन में कूलनेस का लेवल ही अलग हो गया। अभी के जनरेशन में कूलनेस एक शब्द होता है डोप करके, तो डोपिंग जो कर रहा है, बूज कर रहा है, वो सब चीज़ें अभी कूलनेस हो जाए। तो उन चीज़ों का है ना, पहले के टाइम में टैबू था, अब तो वो चीज़ टैबू हट गया है। अब तो वो चीज़ क्या है ना, लोग एग्जिबिट कर देते हैं बहुत ज़्यादा, हर चीज़ जो दिखाया जाता है, ये सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है टाइप का। तो इसका भी चेक नहीं है। इंस्टाग्राम के वीडियोस देखिए अलग अलग तरीके, कोई बंदूक पकड़ के हैं, कोई कुछ पकड़ के हैं, ठीक है, और उनको फॉलो भी कर रहे हैं लोग। चलो फॉलो करो यार, तुमको जो करना है करो, बट क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज़ को लाइक करते हो तो सामने वाला पर्सन जो चीज़ बना रहा है वो और मोटिवेट होता है। उसको लगता है कि यार ये मेरे को इतने सारे लोग लाइक किए, दैट मीन्स कि मैं कोई चीज़ गलत नहीं कर रहा हूँ। और सही गलत का तो देखो आज के डेट में ना, इट इज़ ऑल अबाउट इंटेंशन। जो मुझे लगता है कि तुम जो कर रहे हो किस इंटेंशन से कर रहे हो, वो चीज़ कन्वे होनी चाहिए करके। तो दिस फेम गेम, नंबर गेम इज डिस्ट्रॉइंग लाइक हेल एवरीथिंग। रिलेशंस इसमें मार खा जा रहे हैं, आदमी को है ना मतलब अलग अलग बिहेवियरल इम्पैक्ट पड़ते जा रहे हैं। मतलब बहुत कम एज के लोग डिप्रेस महसूस करें। यार मुझे सेंस ही नहीं लगता कि आप यार एक पेपर में फेल हो जा रहे हो, तो आप कंपेयर क्यों कर रहे हो कोई चीज़ों को? यार इट टेक्स टाइम, कुछ चीज़ों को बनने में टाइम लगता है। अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड ये बोलना नहीं चाहिए, बट ऑन ए राइज, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोजर। हम एक एलईडी स्क्रीन में देखते हैं और ये जज कर लेते हैं सामने वाले की लाइफ बहुत अच्छी है करके, और नए नए बीमारी भी आ गए हैं। OCD हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है, MDD हो गया, मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर। तो इस टाइप के अलग अलग टर्म्स आ गए हैं। पहले ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, क्योंकि उसका एक रीज़न भी था, पहले फिजिकल वर्क ज़्यादा होता था, घर में बैठ के आदमी टाइम स्पेंड नहीं करता था। अभी के टाइम में एलईडी स्क्रीन के सहारे आप पूरे दिन भर बैठ सकते हो। इनसिक्योरिटी ज़्यादा है, सोशल एंजाइटी ज़्यादा है, कंपैरिजन है, एज बैरियर का कोई यहाँ चेक नहीं है। एक छोटा साल का बच्चा भी वही चीज़ कंज्यूम कर रहा है जो एक 20-22 साल का व्यक्ति कर रहा है, जो 40 साल का व्यक्ति कर रहा है, जो 60 साल का व्यक्ति कर रहा है। कंजप्शन वही है, वही गंद फैला हुआ है, वही चीज़ें आदमी कंज्यूम करता है। नाउ द थिंग इज कि अभी की जनरेशन में ना, दे आर गेटिंग बेनिफिट, नो डाउट दे आर गेटिंग बेनिफिट, बट डैमेजेस क्या है वो अभी तक नोन नहीं है। लोग क्या है डॉक्यूमेंट्री बना दे रहे हैं, कोई ट्रैवल का बना रहा है, कोई छोटे बच्चे का बना रहा है, प्रेगनेंसी की भी आजकल डॉक्यूमेंट्री बन गए। बताओ यार, वो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उससे पहले आप उसको सोशल मीडिया पे ले आ रहे हो, अब वो पैदा होगा तो ऑब्वियसली क्योंकि उसको बहुत छोटे टाइम से ही फेम की एक आदत हो गई होगी, तो धीरे धीरे है ना वो चीज़ें है ना उसके मतलब पर्सनल लाइफ में भी इम्पैक्ट करेगा। सोशल एक्सपेरिमेंट के चक्कर में एक्सट्रीम एंड तक चले जाए। सबसे बड़ा इशू जो है कि पूरे सोशल मीडिया ना, इट इज़ नॉट रेगुलेटेड। कोई क्राइटेरिया ही नहीं है इस चीज़ को कि क्या कौन देखे क्या नहीं देखे। इवन यूट्यूब में तो एटलीस्ट यूट्यूब किड्स आ भी गया है, बट अगेन देखो यूट्यूब किड्स भी बड़ा अजीब चीज़ है, ठीक है। बच्चों को हम मोबाइल आज के डेट में दे देते हैं ताकि वो खाना खा पाए, बच्चे को मोबाइल दे देते हैं ताकि हम लोग अपना काम कर पाए मोबाइल में एंगेज रह करके। तो कंटेंट बन रहे हैं, कोई कंटेंट बना रहा है और कोई खुद कंटेंट बन रहा है। जब कोरोना का टाइम था, टिकटॉक आया था, टिकटॉक के टाइम में सबको पता था क्रिंज क्या है करके। कोई पानी का बोतल लिया, मुंह से उसके पानी निकल गया, ठीक है, एक लड़की एक को थप्पड़ मारी, वो लड़का किसी दूसरी लड़की को थप्पड़ मारा, तो इस टाइप का कंटेंट क्रिंज कंटेंट था। ये आपको पता था क्रिंज कंटेंट है। बट अभी इंस्टाग्राम में आप खोल के देखो यार, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे क्या क्रिंज है क्या नहीं, और जो क्रिंज है उसको लोग फॉलो भी उतना कर रहे हैं, लाइक भी उतना मिल रहा है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज कि आप जिन लोगों को आप फॉलो करोगे, जिन लोगों को आप वैलिडिटी दोगे, वो चीज़ है ना उतना प्रमोट होगा। छोटे छोटे बच्चे लोग 17-18 साल के बॉम्बे में फ्लैट खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, शोकेस कर देते हैं, ठीक है। मैं 21 साल में 22 साल में गाड़ी लूँगा करके ऐसा पैट करता है अपने थाइस को, और आदमी मतलब उसके रील्स में देखता हूँ मैं 1.2-3.2 मिलियन लाइक। ये अच्छा है, पैसे कमा रहे हैं, बहुत लोग कमा रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन उनके पास है ना गिवन
दैट पर्सन ना, उसके पास वैसे रिसोर्स थे, एनवायरनमेंट था और उसका पूरा बैकग्राउंड वैसा था। आप ये भी एक चीज़ चेक करो, जो लोग ऐसा बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर में जाके बहुत पैसा कमा लिए, कम एफर्ट के साथ पैसा कमा लिए, कमाते हैं, मैं ये डिनाई नहीं करूँगा और ये बहुत अच्छी भी चीज़ है। सोशल मीडिया एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, ब्रांड प्रमोशन हो गया, ये सब के थ्रू बहुत लोगों का घर भी चलता है, अच्छी चीज़ है। लेकिन इसको सोल, मतलब हम बिना टैलेंट के, बिना स्किल के हम इसको सोल एक ऑक्यूपेशन बनाने की सोचें, वो चीज़ें गलत है। क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ना वॉलेटाइल जगह है, इसमें डे टू डे आपको अपडेशन करना पड़ेगा। और डे टू डे अपडेशन अगर आपको करना ही तो आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो ना। पहले जिस एज में जो चीज़ करना है, जिस एज में पढ़ना है तो पढ़ लो ना। क्योंकि निर्धारण होता है हर चीज़ का, एक क्राइटेरिया होता है कि बच्चा फर्स्ट क्लास में क्या पढ़ेगा, सेकंड में क्या पढ़ेगा, थर्ड में क्या पढ़ेगा, ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन कब पढ़ेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन कब पढ़ेगा, होता है ना। सिमिलरली लाइफ का भी तो कुछ मतलब एक क्राइटेरिया होता है कि कब आपको क्या चीज़ सीखनी चाहिए, कब किस चीज़ के लिए एक्सपोजर होना चाहिए। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट कि कैसे हम इन चीज़ों को ओवरकम करें। इफ़ यू आर यंग, इफ़ यू आर स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हो तो अनइंस्टॉल 2-3 ऐप्स। रीज़न इज़ कि उसको अनइंस्टॉल करोगे ना, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन नहीं होंगे और एंजाइटी थोड़े टाइम के लिए होगा, ठीक है, लेट इट बी, थोड़े टाइम के लिए हो। अब यार आप कुछ और देख लो, नेटफ्लिक्स में मूवीज़ आप देख लो, एटलीस्ट कंपैरिजन तो नहीं होगा। सेकंड इज़ कि स्क्रीन लिमिट का है ना टाइम आप सेट कर लो। मोबाइल में बहुत सारे ऐप आते हैं, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा इस टाइप का ना एक लिमिट आप सेट कर लो। नाउ थर्ड इज़ कि इन्वॉल्व योरसेल्फ इन प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज़। अगेन मैं न्यूरोट्रांसमीटर के टर्म्स में ही बात करूँगा। एक्सरसाइज करोगे डोपामिन रिलीज होगा, लेकिन आपका फिजिक एक धीरे धीरे एक स्ट्रक्चर बनता हुआ आएगा ना, तो आपको एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होगी, तो सेरोटोनिन भी धीरे धीरे आपका एक अच्छे लेवल में रहेगा, ठीक। और आप अगर यंग हो तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स और ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, तो ये सब बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपके बॉडी को और अच्छे से वो अडेप्ट कर पाएगा, ठीक है। तो हैव प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर डाइट और इन्वॉल्व योरसेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटीज़। नाउ फोर्थ थिंग, डू थिंग्स विच गिव्स यू सेंस ऑफ फुलफिलमेंट या मीनिंग या पर्पस। तो एक अच्छा हॉबी आप ले लो, ठीक है। आपको लगता है इंडोर भी अगर करना है तो चेस भी सीख जाओ यार। आपको लगता है आउटडोर में अगर करना है फुटबॉल ले लो भाई। आपको लगता है कि आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, गिटार बजाना सीख जाओ। मतलब कुछ ऐसा चीज़ करो जो चीज़ आपके दिल को तसल्ली दे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कोई बच्चा अगर मोबाइल में कुछ देख रहा है ना, तो आप उसको तुरंत ही नहीं बोल सकते कि यार इसको मत देख, तू पढ़ाई कर, क्योंकि वो उसकी हैबिट बनी है, डोपामिन सेक्रेट हो रहा है। लेकिन हैबिट कैन बी रिप्लेस्ड। आप उसको ये बोल दो कि चलो ठीक है, तू अगर मोबाइल में देख रहा है ना, एक काम कर, ये कार की लिस्ट आप उसको दे दो कि तू मुझे बता कि फरारी कैसा है, लाइकन हाइपर स्पोर्ट कैसा है, उसके स्पेसिफिकेशन कैसे हैं, और ये मोबाइल में देख के बता। उसका इंटरेस्ट फिर हो सकता है कि गाड़ियों में बढ़ना चालू हो जाए। गाड़ियों में बढ़ना चालू होगा तो इंजन्स के बारे में और जानेगा, आईसी इंजन क्या होता है, ये सब चीज़ें जानेगा, कंप्रेशन क्या हो जाता है। पढ़ा सकते हो आप उसको चैलेंज दे के, और बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, रेडिली एक्सेप्ट करते हैं। किसी को अगर लगता है, आपको लगता है कि बच्ची ये ड्राइंग में बहुत अच्छा करती है, तो उसको आप बोल दो कि स्केचिंग की वीडियो देख और ये वीडियो देख के मेरे को बना के दिखा। हैबिट कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट वंस बट इट कैन बी रिप्लेस्ड। आपको रिप्लेस किस चीज़ से करना है वो आपको देखना है। नाउ फोर्थ थिंग इज अबाउट कि व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ रनिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी की डेट में ना लोग ना प्रॉब्लम फेस करना नहीं चाहते। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, फिर ऐसा लग रहा है मुझे याद नहीं हो रहा है, और जब मुझे याद नहीं हो रहा है तो मैं तुरंत मोबाइल ले लेता था, 1-2 को मैसेज कर लेता था या इधर उधर की चीज़ें देख लेता था। अब वो 5 मिनट के देखने के लिए मैं जब बैठता था तो 5 मिनट से आधा घंटा कब होता था, आधा घंटा से 1 घंटा कब होता था, पता ही नहीं चलता था। मतलब मैं उस चीज़ से भागा, मैं प्रिपरेशन से भागा, मैं मेंटल प्रेशर से भागा, मैं भाग के एस्केप आउट करके मैं ये चीज़ किया। सेम चीज़ एडिक्शन के लिए भी लागू होता है। कोई अगर शराब पी रहा है, कोई अगर जॉइंट अगर यूज़ कर रहा है, फूक रहा है, वो ना किसी चीज़ से भाग रहा होगा। उसकी रियल लाइफ ना उतनी एक्साइटिंग उसको लग नहीं रही होगी, और ये रियलिटी है। तो द थिंग इज़ कि आप अपने रियल लाइफ को इंटरेस्टिंग बना लो ना। आप कुछ हॉबी डेवलप कर लो, आप कुछ अच्छी चीज़ें करो। पैसिव इनकम जनरेट करने के 7-8 तरीके हैं। आप कुछ ऐसा कर लो कि पैसिव इनकम कर लो। डू समथिंग विच इनहिबिट्स योर क्रिएटिव फैक्टर। जाके ना आपकी रियल लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आपको अपने रियल लाइफ से भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो फाइंड आउट कि क्या रियल कॉज है, आप किन चीज़ों से भाग रहे हो। पेरेंट्स भी है ना भागते जिम्मेदारी से कई बार। अभी के जनरेशन के पेरेंट्स, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे मम्मी पापा का जनरेशन, वो नहीं, वो तो बहुत अच्छा है। मेरे मम्मी पापा की जनरेशन जो है वो लास्ट जनरेशन है जिसमें माएँ जो है ना अपने बच्चे के लिए लाइफ सेक्रीफाइस कर सकती। अभी के जनरेशन से नहीं कर सकता। तो इतनी फैक्टर्स थी यार, ये सब चीज़ें थी। इन वीडियो को आप शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो,
और अपने व्यूज़ भी आप लोग डाल सकते हो कमेंट पे, बट इंटेंशन ये है, ये चर्चा का विषय होना चाहिए हर एक घर में। और हर एक घर में ना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अपने बच्चों को ऐसे सिचुएशन से हम कैसे बचाएं, कैसे उसे हम बेहतर एक बेहतर तरीके से अपब्रिंगिंग उसकी हो, ताकि थोड़ा क्रिएटिव हो, ताकि ओवरऑल एक सोशल स्किल भी डेवलप करे और साथ में सेंसिटिव भी बने, सेंसिटिव कंपैशन के साथ बने, राइट। सो चलो ख्याल रखो भाई। आज के लिए इतना ही बस, थैंक्स।